नमस्कार, जूमिन में आज आपका स्वागत है। आज हम अपने इस खास कार्यक्रम में एक खास मुद्दे को लेकर आए हैं। आज हम ये सवाल उठा रहे हैं कि क्या जो हमारा लोकतंत्र है वो सिर्फ धनवानों के लिए आरक्षित होता जा रहा है, उनके लिए रिजर्व होता जा रहा है। ये सवाल खासकर दो मुद्दों से उठा है, लेकिन इसके साथ एक तीसरा मुद्दा भी है जिसको आज हम लोग लेंगे और इस पर चर्चा करेंगे। जो इसका तात्कालिक वजह जो इसकी बनी है, जो इमीडिएट इसका जो हम संदर्भ हम लोगों के सामने आया है, वो बिहार से आया है। बिहार में 3 महीने के भीतर या 3 महीने में चुनाव होने वाले हैं, विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। और ऐसी खबर है कि जो निर्वाचन आयोग है उसने ये कहा है कि वहाँ पार्टियाँ रैलियाँ नहीं कर सकेंगी, जैसे जो ट्रेडिशनल रैलियाँ होती थी परंपरागत ढंग से, जिसमें काफ़ी बड़ी बड़ी रैलियाँ पार्टी के नेता करते हैं और उसे संबोधित करते हैं और उसमें अपना संदेश मतदाताओं को देते हैं। इसकी जगह पार्टियों को ये सलाह दी जा रही है कि वो डिजिटल रैली करें, वर्चुअल रैली, ठीक उसी तरह का जैसा कि गृह मंत्री अमित शाह ने पिछले महीने बिहार में किया था और जिसकी काफ़ी चर्चा हुई थी। इसके अलावा हमारे सामने एक और मुद्दा ये है, जो पोस्टल बैलेट का जो नियम है, जो डाक से जो लोग अपना वोट भेजते हैं उसका जो नियम है उसमें बदलाव कर दिया गया है। पहले जो 80 साल से ऊपर के लोग थे उन्हें ये सुविधा मिलती थी कि वो चाहें तो अपना वोट डाक से भेज दें। अब ये सुविधा, जैसा कि निर्वाचन आयोग ने कहा है, इलेक्शन कमीशन ने ये कहा है कि कोविड-19 को देखते हुए ये सुविधा इस बार 65 साल या उससे अधिक उम्र के लोगों को मिलेगी। इसमें विपक्षी पार्टियों का कोई एतराज़ इस बात से है कि ये फैसला लेते वक्त उनसे बात नहीं की गई। खासकर पहले सीपीएम ने इस पर काफ़ी प्रोटेस्ट किया, ऑफिशियल मेमोरेंडम देकर प्रोटेस्ट किया, और बाद में कांग्रेस ने किया। तो ये सारे इस मुद्दे आज हम लोग इसको उठाएंगे। इस समय हमारे साथ नवेंदु जी हैं, जो पटना से में स्वराज एक्सप्रेस के संवाददाता हैं और वरिष्ठ पत्रकार हैं। बिहार की राजनीति को इन्होंने तकरीबन 4 दशक से नज़दीक से देखा है, बिहार की राजनीति को समझते हैं, जानते हैं, जानकार हैं। नवेंदु जी, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है। तो ये जो बिहार में अभी वहाँ की जो राज्य निर्वाचन अधिकारी हैं उनके साथ एक मीटिंग हुई थी, जैसी जो हम लोगों ने खबर देखी है, जिसमें कि जो पार्टियां गईं, जो ऑल पार्टी मीटिंग थी, उसमें हम लोगों ने खबर ये देखी है कि ऑपोजिशन और वहाँ की जो सत्ताधारी गठबंधन है वो बिल्कुल उनके बीच मत विभाजन सामने आ गया। जो विपक्षी पार्टियां हैं वो इस बात के लिए सहमत नहीं हैं कि रैलियों को सिर्फ डिजिटल प्लेटफॉर्म तक सीमित कर दिया जाए, जबकि ऐसा लगता है कि बीजेपी और जेडीयू इसके पक्ष में हैं। तो यह जो आप वहाँ से इस पूरे विवाद का अगर एक संदर्भ हमें दे सकें तो हम इस डिबेट को फिर आगे ले जाएंगे। सत्येंद्र जी, देखें, बिहार में ये विवाद ही शुरू हुआ अमित शाह की जो वर्चुअल रैली हुई, पहली रैली, तो उस पहली रैली के साथ ही ये विवाद शुरू हुआ। और आशंका तभी जो है व्यक्त की थी कई राजनीतिक दलों ने कि हो सकता है कि चुनाव को भी कहीं डिजिटल पैटर्न पर न डाला जाए, और डिजिटल पैटर्न पर डाला जाएगा चुनाव को तो ये पहली दफ़ा होगा। साथ ही साथ ये है कि इसमें जो मताधिकार है और मतदाताओं के जो मौलिक अधिकार हैं उसका पता नहीं कितना हद तक सार्थक तरीके से उपयोग होगा, नहीं होगा, इसलिए संशय बना हुआ था और इसलिए सवाल तब से ही उठने शुरू हुए। ये सवाल तब और बड़े हो गए जब ये खबर आई, और फिर ये तथ्य भी है कि जो डिजिटल रैली हो रही है जो अमित शाह ने शुरू की, तो उस लिहाज से देखें काफ़ी खर्चीला इसको इसलिए बताया जा रहा है कि पूरा सिस्टम जो है वो डिजिटलाइज है। और ऐसे में जो है गांव के बसवाड़ी से लेकर के अगर मुसहर टोली तक और फिर हर जगहों पर स्क्रीन लगाना है, एलईडी टीवी लगाना है, तो उस टीवी पर जो खर्च आ रहा है, अगर 22,000 का भी एक एलईडी टीवी लग रहा है, तो आप सोचें कि बिहार में कितने करोड़ रुपए का खर्च जो है इस चुनाव पर सिर्फ वर्चुअल चुनाव कराने में या फिर रैली करने में खर्च होगा।
तो फिर ऐसे में जो एक शुरू से बात होती रही है, नेहरू के ज़माने से डॉक्टर लोहिया उठाते रहे, फिर तमाम जो समाजवादी दल हैं वो उठाते रहे, कम्युनिस्ट भी उठाते रहे कि हाशिए पर पड़े लोगों का क्या होगा, हाशिए पर पड़े उस वोटर का क्या होगा और उसके मताधिकार का क्या होगा। तो इस सवाल पर गरीबों के वोट देने का अधिकार ही अगर कहीं न कहीं से दमित होता है तो ऐसे में फिर ऐसे चुनाव का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। और इसलिए तमाम दलों ने, चाहे वो आरजेडी है उसने भी उठाया, जो जीतन राम मांझी पूर्व मुख्यमंत्री हैं उनकी पार्टी हिंदुस्तान अवाम मोर्चा उसने भी उठाया, साथ ही साथ उपेंद्र कुशवाहा आरएलएसपी, तो विपक्ष के तमाम दलों ने, और अभी तो कांग्रेस ने भी बहुत मजबूत तरीके से इसे उठाया। जो शक्ति सिंह गोहिल हैं कांग्रेस के, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हमारे लिए जन सुरक्षा एक तो बहुत ज़रूरी है, दूसरी बात है ये है कि मताधिकार में अगर बैलेट पेपर को पोस्टल बैलेट पेपर बनाया जा रहा है तो इसमें फिर ये कहाँ से गारंटी हो पाएगी कि एक साथ तमाम पोस्टल बैलेट का ही अपहरण न नरेंद्र जी, पोस्टल बैलेट वाले सवाल पे हम आपके पास फिर से आएंगे। पोस्टल बैलेट वाले सवाल पे आपके पास हम फिर से आएंगे। इस समय हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता एमबी राजीव गौड़ा जी जुड़ गए हैं। राजीव गौड़ा जी ने अभी दो तीन दिन पहले जो देश का राष्ट्रीय अखबार है द हिंदू, उसमें अपने पार्टी के सहयोगी सीआर केसवन के साथ एक बहुत ही, मेरी समझ में बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल लिखा और उसमें उन्होंने एक बहुत ही अहम सवाल को उठाया। राजीव जी से हम उस सवाल पर भी अभी आएंगे। पहले मैं जो उस लेख के आखिर में राजीव जी और सीआर केसवन जी ने वो थॉमस जेफरसन, जो अमेरिका के फाउंडिंग फादर्स में से माने जाते हैं, उनका एक उद्धरण दिया जिसमें कि जेफरसन ने कहा था कि हम लोगों का जो लोकतंत्र है वो मेजॉरिटी से उसमें रूलिंग पार्टी कौन होगी ये तय नहीं होता है, बल्कि जो लोग पार्टिसिपेट करते हैं उनकी मेजॉरिटी से तय होता है, यानी जो लोग वोट डालते हैं। ये राजीव जी ने ये संदर्भ उनके आर्टिकल में जो था वो प्रवासी मजदूरों का था, जो माइग्रेंट लेबर्स हैं, और उनका वोट कैसे सुनिश्चित किया जाए, हम इस पर राजीव जी की राय लेंगे। लेकिन उसके पहले राजीव जी, अगर आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं, आपकी पार्टी ने जो पोस्टल बैलेट के बारे में जो नियम है उसमें जो बदलाव किया गया है, 80 साल से नीचे लाकर उसको 65 साल पर किया गया है, और ये भी कहा गया है कि जो कोविड पेशेंट हैं, जो लोग क्वारंटाइन में हैं, वो लोग भी पोस्टल बैलेट से वोट दे सकेंगे। तो इसमें ऐसा क्या है, इसका आप लोग क्यों विरोध कर रहे हैं? इसका कारण ये इलेक्शन कमीशन जो नई तरीके लाया है, उसका कारण है कि 65 के ऊपर सीनियर लोग, उसका रिस्क ज़्यादा होता है कोविड से, और इसलिए पोस्टल बैलेट देंगे उनको। पर सोचिए, अगर पोस्टल बैलेट को करना है तो बहुत प्रोसीजर्स होते हैं। सीनियर सिटीजन को रजिस्टर होना होता है, और लोगों के पोस्ट ऑफिस पर जाके पोस्ट करना और एक काम होता है। बहुत अनेक जगह में उनका रिस्क और भी बढ़ जाता है। इसलिए हम बोल रहे हैं, इसके अलावा ये पोलिंग बूथ में एक दूसरा पोलिंग बूथ एक यूजुअली एक स्कूल बिल्डिंग होता है, अनेक कमरे हैं, उसमें एक दूसरा कमरे उनके लिए सेपरेट रखिए, जहां उसको रिस्क कम होता है। उधर सिर्फ एक बार बाहर आके वोट करना होता है। आपकी पार्टी ने सिक्वेसी का भी सवाल उठाया है, वोट के सिक्वेसी का भी, उसके बारे में जी। या पोस्टल बैलेट्स में वो भी एक इशू है, और एक हमारा मुद्दा था कि अनेक पोस्टल बैलेट्स डिस्क्वालीफाई होता है, इनवैलिड होता है। सो थोड़ा सा इस सब पोस्टल बैलेट के तरीके में थोड़ा सा अध्ययन करना है और इम्प्रूवमेंट्स भी लेके आना है। पर हमारा जो अल्टरनेटिव है वो रिस्क कम होता है उसमें। जी राजीव जी, अब मैं आपने जो एक मुद्दा उठाया है कि जो माइग्रेंट लेबर्स हैं, आपका ये कहना है कि एनआरआईज के लिए सरकार ने प्रोविज़न किए हैं, या जो लोग आर्मी में या पुलिस में काम करते हैं उनके लिए प्रोविज़न किए हैं, लेकिन माइग्रेंट लेबर्स जहां हैं उसी जगह से वोट दे सकें, इसके लिए कोई पहल आज तक, कोई इनिशिएटिव नहीं लिया गया है।
आप क्या ये कैसे पॉसिबल होगा कि अगर कोई माइग्रेंट लेबर जो बिहार का है या ईस्टर्न यूपी का है वो अगर दिल्ली में रहता है तो क्या वो दिल्ली में ही उसको मतदाता माना जाएगा या वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए वोट करेगा? और अगर अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए करेगा तो ये कैसे संभव है? क्या आप इसे कुछ एक्सप्लेन कर सकते हैं हमारे दर्शकों के लिए? जी, हमारा सलाह है कि जिसके पास एक वोटर आईडी है उस जगह के इलेक्शन में उसको पार्टिसिपेट करने के लिए तैयारी होना चाहिए और व्यवस्था होना चाहिए। कैसे हो सकता है? आपके पास एक एटीएम कार्ड है और एटीएम कार्ड के साथ आपका बैंक ब्रांच दिल्ली में होता है, पर अगर आप बेंगलुरु आते हैं तो बेंगलुरु में भी पैसे आपके अकाउंट से लेके खर्च कर सकते हैं। सो ऐसा है कि टेक्नोलॉजी उपयोग करते तो हम ये सब मेरे ख्याल में उतना बड़ा सवाल नहीं है। कर सकते हैं, एन्क्रिप्शन भी कर सकते हैं, सीक्रेसी भी लेके आ सकते हैं और जहाँ जहाँ वोटर्स है उनको टेक्नोलॉजी के उपयोग करके वोट कर सकते हैं। ये आज नहीं है पर कल होने का संभव भी है। और सोचिए जहाँ वोटर रजिस्टर है, सो बहुत लोग सीजनल माइग्रेंट्स होते हैं, 3 महीने के लिए दिल्ली जाते हैं, पंजाब जाते हैं। उस समय अगर बिहार के चुनाव होता तो उस समय वो पहले डीसी के ऑफिस जाके रजिस्टर करना पड़ता है कि हमारा वोट भी डालना है और इसलिए व्यवस्था कीजिए। वो रिक्वेस्ट करना थोड़ा सा प्रोसीजर है। ठीक है, आपने और ये सिर्फ गरीब लोगों को भी के सीमित नहीं है। हमारे देश में अनेक लोग माइग्रेट करते हैं पर वोटिंग रजिस्ट्रेशन बदलते नहीं और उसको भी इसको भी फायदा होगा। पर हमारा जो पॉइंट है जी राजीव जी, मैं आपसे एक मिनट जिस शहर में वो काम कर रहे हैं उधर वोटर नहीं है, इसलिए उसको कोई नहीं मानते हैं और घर में वोट नहीं डालते हैं तो इसलिए भी वो इनविजिबल वोटर बन गए। जी राजीव, तो अगर वोट है तो उनको बहुत मर्यादा आएगा और भी रिस्पेक्ट और उसके वेलफेयर के बारे में कुछ सोचेंगे। राजीव जी, जो समय हम देखें वो नहीं हो गया। एक बार समय का हमारे पास थोड़ी सी कमी है। मैं आपसे सिर्फ 30 सेकंड में एक और इशू पे आपका कमेंट चाहूँगा, जो बिहार का मुद्दा अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे, जहां बिहार में ये सवाल जो वर्चुअल रैलीज का आया है, डिजिटल रैली में रखने का। यशवंत सिन्हा ने कहा है कि वर्चुअल रैली इज ए वर्चुअल चीटिंग। क्या आप इस बात से सहमत हैं? नहीं, हमारा कर्नाटक कांग्रेस में अभी नए अध्यक्ष डीके शिव कुमार एक वर्चुअल इनॉग्रेशन किए, स्वेरिंग इन सेरेमनी। प्रति गांव से लोग जूम से ट्यून इन किए और इस कार्यक्रम में भाग लिए और इस तरफ सबको बहुत उत्साह आया है। सो मेरे ख्याल में टेक्नोलॉजी उपयोग करके हम सब लोगों को इकट्ठे लेकर जा सकते हैं। जी राजीव जी, आपने अपना समय निकाला, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज इस चर्चा को हम लोग ब्रेक के बाद आगे बढ़ाएंगे और तब हम फिर एक बार बिहार चलेंगे। आरजेडी के नेता हमारे साथ जुड़ेंगे, वो अपना पर्सपेक्टिव बताएंगे कि आखिर ये लोग क्यों विरोध कर रहे हैं और बीजेपी को इससे विरोध क्यों नहीं है, यह भी हम एक बीजेपी के नेता से जानने की कोशिश करेंगे। फिलहाल समय है एक छोटे से ब्रेक का। राजस्थान की धरती, राजस्थान के लोग, सत्ता के गलियारे या मुद्दों की बात, राजस्थान पर हर रोज होगी हमारी नजर। रोजाना
सुबह और शाम 7:30 बजे। स्वराज राजस्थान। तो आज हम लोग बात कर रहे हैं कि क्या हमारा लोकतंत्र सिर्फ धनवान लोगों के लिए रिजर्व होता जा रहा है। इस सवाल को डिस्कस कर रहे हैं हम लोग। इस समय हमारे साथ जुड़ रहे हैं आरजेडी के नेता फैसल अली। फैसल अली जी, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी आ रही। बिहार में जो कुछ अभी चुनाव को लेकर वहाँ पर डिजिटल रैली और जो आप लोग जो चाहते हैं कि ज़मीन पे जाके जैसे पहले रैलियां होती थी वैसे ही की जाए, उसको लेकर जो विवाद चल रहा है उस सिलसिले में आपसे मेरा ये सवाल है कि देश में महामारी फैली हुई है, ये तो आप लोग भी इससे वाकिफ़ हैं। अगर इस महामारी में जो कि ह्यूमन टच से फैलती है, अगर इस महामारी को कंट्रोल करने के लिए निर्वाचन आयोग ने एक पहल की है, तो आधुनिक तकनीक को अपनाकर प्रचार करने में आप लोग को क्या एतराज़ है? देखिए, आप जितनी सरल और आसान बात ये समझ रहे हैं उतना है नहीं। इस पूरे देश में पिछले कई वर्षों से, बल्कि दशकों से एक ऐसी षड्यंत्र चल रहा है, एक ऐसी साजिश चल रही है किस तरह से गरीब को, जो लोग बेचारे पढ़े लिखे नहीं हैं, जो गांव और देहात में रहते हैं, उनको किस तरह से उनके मताधिकार से वंचित किया जाए, डिसइंफ्रेंचाइज किया जाए। इसकी साजिश पिछले कई दशकों से चल रही है। उसी सिस्टम का एक हिस्सा था कि पहले ये हुआ कि ईवीएम मशीन आएगी जो अब सबके सर पे चढ़कर बोल रही है, और उसके बाद इस तरह की चीजें हो रही हैं। आप याद कीजिए कि जो आदमी जिसके पास सर छुपाने के लिए छत नहीं है, अपने तन को छिपाने के लिए कपड़ा नहीं है, उसके माथे आपने डाल दिया कि वोटर आईडी कार्ड रखो, नहीं तो तुम वोट नहीं डाल सकते हो। तो इस तरह से ये पूरा सिस्टम शुरू हुआ और अब ये स्थिति हो गई है जिसको आप लोग कर रहे हैं कि टेक्नोलॉजी को अगर हम यूज करते हैं तो क्या उसमें गलत है। भाई साहब, मैं बिल्कुल स्पष्ट ये कर दूं कि ये बिल्कुल सिस्टमेटिक और लीगलाइज तरीका है गरीबों को डिसइंफ्रेंचाइज करने का, उनको अपने मताधिकार से वंचित करने का। आप बात कह रहे हैं कि टेक्नोलॉजी होगी और वर्चुअल रैली होगी तो उससे क्या हर्ज है। आप ये बताइए कि इलेक्शन कमीशन जिसका काम है निष्पक्ष रूप से चुनाव कराना, क्या उसका ये दायित्व नहीं बनता है कि जो अभी 72,000 एलईडी टीवी चैनल और टीवी को यूज करके अमित शाह की रैली हुई, उसके ऊपर उनसे जवाब तलब किया जाए कि ये खर्चा किस अकाउंट में जाएगा, कहां से इतने पैसे आए। नहीं, ये तो अपने देश में कानून है ना फैसल जी, पार्टियां कितना खर्च करती हैं ये इसको रोकने का कोई कानून नहीं है। उम्मीदवारों के लिए तो है लेकिन पार्टियों के लिए नहीं है, तो अब उसमें वो खर्च सारे कानून। देखिए, मैंने चुनाव लड़ा है, 2019 का चुनाव, पार्लियामेंट्री चुनाव मैंने लड़ा है शिवहर से, और मैंने देखा है कि किस तरह का पक्षपातपूर्ण रवैया इन लोगों का होता है। जो सत्ताधारी दल है उसके लिए एक नियम होते हैं या नियम को लांग करके ये लोग काम करते हैं। आप ये बताइए कि अभी जब ये मीटिंग हुई है 4 दिन पहले इलेक्शन कमीशन की, उसमें हमारे दल के प्रतिनिधि भी गए हैं, लेकिन आप सारे दल के लोगों से ये बात करके पता कर सकते हैं कि उसमें कोई चर्चा इस बात पे नहीं हुई कि बैलेट पेपर को किस तरह से इंट्रोड्यूस किया जाएगा सीनियर सिटीजन की वोटिंग के लिए। जो इन्होंने एक नियम में तब्दीली की है वो सिर्फ अनाउंस किया है, देयर वाज नो डिस्कशन एट ऑल। तो आप क्या चाहते हैं कि एक ऑटोक्रेटिक, तो आप सीधे चुनाव आयोग की मंशा पे सवाल खड़े कर रहे हैं, ऐसी आपकी बात खड़े कर रहे हैं, ना सिर्फ मंशा पे, उसके कार्य पद्धति पे और उसकी निष्पक्षता पे सवाल खड़ा कर रहे हैं। अच्छा फैसल जी, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं ये कि मान लीजिए चुनाव आयोग ये कहे कि ठीक है आप लोग वर्चुअल रैली के आधार पे नहीं जाना चाहते, तो अभी अब जो ट्रेडिशनल कैंपेनिंग का तो संभावना नहीं है, हम चुनाव को फिलहाल स्थगित करना चाहते हैं, तब आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? देखिए, जो चीज भी समाज और जनमानस के लिए, पूरे समाज के लिए, पूरे बिहार वासियों के लिए उनके हित में हो, उसमें वो होना चाहिए। लेकिन अभी से आप लोग क्यों ये मान के बैठे? ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। अभी चुनाव में 4 महीने हैं, किसने भविष्य देखा है? 4 महीने जो चुनाव होने वाला 4 महीने बाद, उसके लिए अभी से आप बैलेट पेपर का नियम क्यों तब्दील कर रहे हैं? कहीं ना कहीं इस पे षड्यंत्र है। एक बात ये मान लीजिए कि अगर सरकार या हमारा स्वास्थ्य विभाग इस बात को छिपा रहा है कि बिहार में कोरोना की स्थिति बहुत ज्यादा भयानक या भयावह हो गई है, इसलिए चुनाव को स्थगित किया जा सकता है या इस तरह के हथकंडे या इस तरह की चीजें की जा सकती हैं, तो जनता के सामने स्पष्ट किया जाए। ये आधा ढका और आधा खोल करके जो बात कर रहे हैं, ये बिल्कुल कहीं ना कहीं षड्यंत्र है। हम ये समझते हैं कि अभी समय नहीं है, 4 महीने का समय है, नवंबर में चुनाव। जी
फैसल जी, आपने समय निकाला, आपने अपनी बात रखी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम चलेंगे, हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं बिहार बीजेपी के नेता श्री आनंद झा। आनंद जी, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? हाँ, आ रही है। ये देखिए, ये जो आरजेडी के हमारे साथी अभी बात कह रहे थे, इनकी बात, इस बात में तो दम है कि जो लेवल प्लेइंग फील्ड होना चाहिए, सबको समान धरातल मिलना चाहिए। अगर कोई मुकाबला हो रहा है, वो धरातल किसी एक पार्टी के पक्ष में झुका हुआ नहीं होना चाहिए। तो आपकी पार्टी आज केंद्र, पूरे देश में बहुत से स्टेट में सत्ता में है, केंद्र में है। एक आम धारणा है कि आपकी पार्टी के पास पैसे की कोई कमी नहीं है। वही स्थिति विपक्षी पार्टियों की नहीं है। अगर विपक्षी पार्टियां ये चाहती हैं कि ये उन्हें अपने ढंग से कैंपेनिंग करने दी जाए, तो आप इस मांग का समर्थन क्यों नहीं करते? जनता आपके साथ होगी, आप फिर भी जीत जाएंगे। तो इसमें कहाँ दो राय है, हम तो जीतेंगे ही। और जो आरजेडी वाले लोग एलिगेशन लगा रहे हैं कि उनके पास पैसे नहीं हैं, तो एक तो अभी कोरोना संकट के काल में वर्चुअल रैली ही संभव है। और इन्होंने जो पैसे की बात किया है, तो वर्चुअल रैली या वर्चुअल कॉन्टैक्ट आज हर कार्यकर्ता के पास और हर व्यक्ति के पास, ये लालू जी वाली बिहार नहीं है आज, और उस समय की जनता नहीं है। आज हर किसी के पास स्मार्टफोन है, और इस पर कोई एक पैसे का खर्च पार्टी की तरफ से नहीं हुआ है और न होता है, और स्वयं कार्यकर्ता जुड़ते हैं। एक विषय। दूसरी बात, पैसे की बात करने वाले जो आरजेडी के लोग हैं, उनको अपने बारे में सोचना चाहिए कि 18 वर्ष के आयु के आसपास में तेजस्वी, तेज प्रताप और उनके घर के सदस्यों के पास 50 से अधिक संपत्ति थी, खड़ी हो गई थी। नहीं, देखिए, वो एक अलग मुद्दा है आनंद जी। आनंद जी, पैसों की बात करते हैं ये लोग, नहीं, और गरीबों की बात करते हैं। मैं सुनिए, एक बात मैं बताता हूँ कि बिहार के गरीबों की बात करने वाले स्वार्थ में इतना लिप्त हो गए कि बेनामी संपत्ति। नहीं, वो आनंद जी, वो एक अलग मामला है। वो भ्रष्टाचार के मामले पे कभी हम लोग बात करेंगे, तो उसमें भी हम आपको आमंत्रित करेंगे। आज मामला यह है कि जब चुनाव हो, कोई भी खेल हो, उसमें ये उम्मीद होती है कि सबको जो फील्ड है, मैदान है, वो सबके लिए बराबर हो। वो ऐसा नहीं हो कि वो किसी एक पक्ष के लिए उसमें ज़्यादा फायदे की स्थिति हो। बात सिर्फ इतनी है। और अगर कोई पक्ष महसूस करता है कि इस उपाय से उसको समान धरातल नहीं मिलेगा, तो उसकी बात सुनी जानी चाहिए, और इसमें आपको उनका समर्थन करना चाहिए। मैं तो सिर्फ आपसे ये बात कह रहा हूँ, आप लोग क्यों नहीं कर रहे हैं? नहीं, समर्थन देखिए, मुद्दे पर आज से विपक्ष की ऐसी स्थिति है कि अगर माननीय सुशील मोदी जी कह देंगे कि गंगा में डूबना ठीक नहीं है, तो तेजस्वी और तेज प्रताप और आरजेडी और विपक्ष के लोग कहेंगे कि गंगा में जा रहे हैं डूबने के लिए। अगर वो कहेंगे कि गंगा का पानी अच्छा है, तो वो कहेंगे कि नहीं, नाले का पानी अच्छा है, उसको उठा के पीना शुरू कर देंगे। तो बिहार में विपक्ष की तो मानसिक स्थिति अच्छी नहीं है। और ये लोग, इन लोगों ने कहा हमने व्यवधान पैदा किया है कि आपने अपने कार्यकर्ताओं से संपर्क नहीं कीजिए, आप अपने कार्यकर्ताओं को तवज्जो नहीं दीजिए, हमने कहा है क्या? और हम अपने कार्यकर्ताओं से अगर वर्चुअल रैली करके संपर्क करते हैं, तो इनको क्या दिक्कत है भाई? नहीं, वो बात यह है कि निर्वाचन आयोग ने ये नियम मीटिंग, जो हम लोगों ने खबर पढ़ी है, निर्वाचन आयोग ये कह रहा है कि इस बार वैसी रैलियों की इजाज़त नहीं दी जाएगी, क्योंकि कोरोना महामारी फैली हुई है। खैर, आपने, आनंद जी, आपने अपना पक्ष रखा, इसके लिए आपने हमारे लिए समय निकाला, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम एक बार फिर चलेंगे अपने साथी नवेंदु जी के पास। नवेंदु जी, आपने ये पूरी बात सुनी, बीजेपी का भी पक्ष सुना, आपने कांग्रेस की बात की थी, लेकिन हमारे साथ जो कांग्रेस के प्रवक्ता जुड़े थे, उन्होंने तो टेक्नोलॉजी का समर्थन किया। तो क्या आपको ये जो आपकी सूचना है, क्या आरजेडी का गठबंधन इस मुद्दे पर एकजुट है या उसमें मतभेद हैं? आरजेडी गठबंधन की बात करें तो वो उसमें तो अलग अलग राय है जरूर। जैसे कांग्रेस भी डिजिटल पैटर्न पर जा रही है, वो अभी पटना में 3 दिवसीय उनकी मीटिंग भी चल रही है इलेक्शन कैंपेनिंग कमेटी की। तो लेकिन एक देखिए, 2 सवाल है इस पूरे मामले में। एक तो है कि वर्चुअल रैली, और दूसरा ये है कि डिजिटल इलेक्शन जो पद्धति अपनाने की बात हो रही है। तो इन दोनों में 2 बातें हैं। तो वर्चुअल रैली का विरोध पूरी तौर पर कहें कि सारे दल नहीं कर रहे हैं, लेकिन उसमें एक बात है, अभी जो बीजेपी के दोस्त कह रहे थे कि
आरजेडी ने ये किया वो किया, उसके पास पैसे हैं। सवाल आरजेडी का नहीं है, सवाल ये है कि इस वर्चुअल रैली पर खर्च होंगे और इस खर्च में क्या एक छोटा सा दल भी, जिसे बराबर का अधिकार होना चाहिए इस लोकतंत्र में भाग लेने का, अपने उम्मीदवार खड़े करने का, क्या वो समर्थ हो पाएगा इसको, ये डिजिटल रैली के खर्च को वहन करने में? तो अगर नहीं हो पाएगा ये तो बहुत बड़ा सवाल है लोकतंत्र पर और इस चुनाव पद्धति पर। सवाल एक किसी आरजेडी का नहीं है या फिर बीजेपी का नहीं है। दूसरी बात यह है कि खर्च का सवाल अपनी जगह है। दूसरी तरफ बात ये आ रही है कि जो पोस्टल बैलेट की बात हो रही है, अब इसमें मान लीजिए कि कोरोना पेशेंट जो हैं, कोरोना संक्रमित हैं, उनको भी पोस्टल से वोट दिलाने की बात हो रही है। यशवंत सिन्हा ने अगर चीटिंग की बात कही है इस वर्चुअल पद्धति के बारे में, तो कांग्रेस भी कह रही है कि पोस्टल जो बैलेट हैं उसके अपहरण की गारंटी, अपहरण न हो इसकी गारंटी करेगी सरकार। चूंकि देखिए आइसोलेशन वार्ड जो है तमाम बन चुके हैं और 2000 वार्ड जो है आइसोलेशन वार्ड बिहार में बनने वाले हैं। अब बिहार सरकार ने एक नई बात कही है, उसने कहा है कि जो कोरोना संक्रमित नहीं है, अगर साधारण लक्षण भी है तो आइसोलेशन वार्ड में रह सकते हैं। तो आइसोलेशन वार्ड भी एक तरह से कमांड होगा सरकार का और वहां से वोट दिलाने की बात हो सकती है। तो पोस्टल बैलेट की जो स्वच्छता है उस पर एक सवाल तो बनता ही है। दूसरा कि लोगों की असुविधा का भी सवाल बनता है, जिसको हमारे ये दोस्त नहीं उठाया। आपने काफी पर्सपेक्टिव के साथ आप कह रहे थे कि आखिर में लोगों को जाना पड़ेगा। जी, आपने काफ़ी पर्सपेक्टिव के साथ बात को जो सवाल आज हमने उठाया है उसे आपने रख दिया है। तो आज हम लोगों ने यही एक बुनियादी सवाल ये उठाया है कि अगर लोकतंत्र है तो क्या इसमें जिसके पास संसाधन कम है या नहीं है, उनके लिए भी लेवल प्लेइंग फील्ड, समान धरातल होना चाहिए या नहीं। कुछ घटनाएं पिछले सालों में ऐसी होती गई हैं जिससे लगता है कि ये धरातल धीरे धीरे उन लोगों के पक्ष में झुकता गया है जो लोग संसाधन संपन्न हैं या जो बहुत पैसे वाले लोग हैं या पार्टियां हैं। इस स्थिति पर जाहिर है और भी बड़ी स्तर पर बहस की आवश्यकता है। आज हमने इस सवाल को उठाने की कोशिश की। हम जूम इन के अगले अंक में किसी एक और मुद्दे के साथ आएंगे। आज बस इतना ही। नमस्कार।